हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए आज की इस क्लास से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में इस क्लास की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और बाकी सभी क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लास को डेली अपडेट्स के लिए भाई आप टेलीग्राम के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप पहली बार है और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मतलब आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए, एक मोटिवेशन लाइन है। देखो, मोटिवेशन तो खैर आपको खुद से ज़्यादा मोटिवेशन कोई नहीं कर सकता, फिर भी सफलता का सबसे बड़ा जो रहस्य है, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए और संघर्ष इसकी इच्छा होनी चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। क्योंकि लाइफ में बिना फेल हुए कुछ नहीं होता। अगर कोई तुमसे कहता है कि मैं जीवन में एक बार भी फेल नहीं हुआ हूँ या मैंने लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है, तो वो सफल व्यक्ति नहीं है। हमें फेल होना, कई बार हमें विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और फेल भी होना पड़ता है, उस फेलियर को भी सामना करना पड़ता है। लोगों की बातों की भी सहनशीलता होती है, साथ में अपने संघर्ष के लिए भी हमें लाइफ में जो अचीव करना है उसके लिए संघर्ष करना भी होता है, और जो चीज़ हम पाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें उत्साह भी रखना होता है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ना हमारी एक कहें कि क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिया है। पहला सवाल है कि हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक 813वां जो उर्स है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है। ये मेला है, 813वां उर्स है। तो ये उर्स मेला है, ये कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में, नई दिल्ली में, राजस्थान में। पहली बात तो देखो, ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है और किस नंबर का है? 813वें नंबर का उर्स है ये, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है अजमेर में। कहाँ हुआ है? ये हुआ है अजमेर में। और अजमेर कहाँ पड़ता है? अजमेर पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, अजमेर की जो दरगाह है, इस दरगाह की बात करें तो अजमेर की जो दरगाह है ये राजस्थान में है, यहाँ पर ये मेला लगा है। अच्छा, जो ये दरगाह है, इस दरगाह की बात करें तो अजमेर की इस दरगाह पर ध्वजारोहण किसने किया है? इस दरगाह पर अगर बात करें तो इस दरगाह पर ध्वजारोहण की बात करें तो ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर जो भीलवाड़ा का जो परिवार है, इसकी बात करें तो इसके द्वारा, किसके द्वारा ये ध्वजारोहण किसने करा है? ये करा है भीलवाड़ा के परिवार में, ठीक है। भीलवाड़ा परिवार के द्वारा जो है यहाँ पे ध्वजारोहण किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे चादर किसने चढ़ाई है? इस दरगाह पर चादर किसके द्वारा चढ़ाई गई है? तो ये किसने चढ़ाई है? ये चढ़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे चादर चढ़ाई गई है, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे ये है क्या बोलते हैं, हमारी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी दरगाह। और यहाँ पर 813 नंबर का कौन सा 813वां मेला या उर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये 813 जो है, 813 नंबर का उर्स या मेला लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल नंबर 2। अगला सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट विस्तार की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट विस्तार की बात कर रहे हैं। और इसको शुरू किसने किया है? आईआईटी रोपड़, आईआईटी झज्जर, आईआईटी लखनऊ, आईआईटी मद्रास। तो इसकी बात करें कि भाई प्रोजेक्ट विस्तार जो है, प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के साथ में जो है यहाँ पे जो कृषि मंत्रालय है, इसकी बात करी जाए तो आईआईटी मद्रास के साथ में जो कृषि मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर के कृषि मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर के इसको शुरू किया है। अच्छा, कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भाई यहाँ पे हमारे मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चौधरी नहीं है, चौहान है ना। तो ये आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय के द्वारा, दोनों के द्वारा इसको शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट विस्तार को। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट विस्तार है, अगर इसकी बात करें कि जो ये प्रोजेक्ट विस्तार है,
इस प्रोजेक्ट विस्तार की बात करी जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, आपसे पूछेगा कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सिंपल सा है, क्या है, कृषि में डिजिटल कृषि जो है इसमें जो डिजिटल है, डिजिटल कृषि को डिजिटल करना, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, बोलने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी। कृषि में जो है यहाँ पे डिजिटल करना, ठीक है, एग्रीकल्चर को डिजिटल करना, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भाई यहाँ पे इसको डिजिटल करना, साथ साथ में जो है कृषि के संसाधनों को सबको देना। जो कृषि संसाधन हैं इनकी पहुँच सबके पास करना। कृषि संसाधनों की बात करें, संसाधनों का विस्तार करना, ठीक है। अच्छा, और क्या है साथ साथ में, तो हम कह सकते हैं कि सभी तक पहुँचो, और जो एग्रीकल्चर है वो मजबूत होना चाहिए, यानी कि कृषि की मजबूती पर मजबूती, है ना। तो इन सभी को देखते हुए जो है भाई यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया है, और ये आईआईटी मद्रास के साथ में कृषि मंत्रालय ने लॉन्च करा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है उसको क्या नाम दिया गया है। तो जो 2025 में जो बच्चों ने जन्म लिया है और इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे 2025, 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को जिन बच्चों ने जन्म लिया है, या फिर इसके बाद में जो और बच्चे जन्म लेने वाले हैं, इस पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है। जनरेशन जेड, जनरेशन बीटा, या अल्फा, या फिर एक्स। देखिए, अगर बात करो ये जो एक जनरेशन है, एक जनरेशन की बात करें तो एक जनरेशन कब तक चलती है। एक जनरेशन का जो टाइम पीरियड है ये है 14 ईयर, 14 साल एक जनरेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा। 1995 से, यानी कि 1995 से बात करी जाए, और 1995 से लेकर के देखें 2010 तक की, है ना, 1995 से 2009 तक की बात करें तो ये थी आपकी जेड जनरेशन, ठीक है, जेड जनरेशन थी। और इसके बाद में 2010 से बात करें, 2010 से 2024 तक, तो ये कौन सी जनरेशन थी, ये थी आपकी यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जनरेशन थी आपकी अल्फा जनरेशन, ठीक है। ये थी आपकी अल्फा जनरेशन, या मैं कहूँ इसको, ये अल्फा जनरेशन थी, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करूँ कि 2025 से अगर बात करी जाए कि 2025 से 2039 तक जो जनरेशन चलेगी, ये आपकी जो है 2025 से 39 तक जो रहने वाली है, ये हो जाएगी आपकी बीटा जनरेशन, ठीक है। कौन सी होगी, बीटा जनरेशन हो जाएगी। और इसके बाद जो आएगी ना वो गामा जनरेशन आएगी, अल्फा बीटा, इसके बाद में आएगी आपकी गामा जनरेशन। और 1995 से पहले कौन सी थी, तो वो हो जाएगी वाई जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात क्या करी है कि भाई जो 25 में जो है इसके बाद जन्मे वाले जो बच्चे हैं उनकी नई पीढ़ी को नाम क्या दिया जाएगा। तो 2025 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वो बीटा जनरेशन में आएंगे। किस में आएंगे, वो आएंगे बीटा जनरेशन में, है ना। आंसर होगा ऑप्शन बी, बीटा जनरेशन में होंगे। 14 साल एक जनरेशन चलेगी और ये जनरेशन 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी और एक कब तक चलेगी, 2039 तक ये चलने वाली है। अच्छा, ये जनरेशन किस पर आधारित होगी, अगर यहाँ पे बात करें कि जो बीटा जनरेशन है ये किस पर आधारित होगी, तो भाई ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एआई पर क्या बोलते हैं, इस पर आधारित होगी, यानी कि इस पर ज़्यादातर डिजिटल इंडिया पर काम करेगी। डिजिटल इंडिया जो है इसमें शामिल होगा, ठीक है। और एआई जो है इसमें सहजता प्रदान करेगा, ठीक है, सहजता प्रदान करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए, तो आप देखेंगे ये जनरेशन है बीटा जनरेशन, जो 2025 में यानी कि कब से शुरू हो रही है, 1 जनवरी 2025 से। और इसका पहला बच्चा कहाँ जन्मा है, आप मुझे बताएंगे कि बीटा जनरेशन का पहला बच्चा जो 1 जनवरी क्या बोलते हैं 1 जनवरी 12:03 पे जन्मा है, और ये किस स्टेट में जन्मा है, तो एल बीटा जनरेशन का पहला बच्चा, और ये बेबी बॉय है, इसका आप मुझे नाम बताएंगे, और ये बेबी बॉय है। ठीक है, आज मैं ये क्वेश्चन इसमें शामिल करना भूल गई हूँ, कल आपको ये वाला सवाल ज़रूर मिलेगा, है ना। चलो अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 3 दशक के बाद लासेक खदान, एक खदान है लासेक खदान जो तांबे से संबंध रखती है, और इसका निर्यात किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, रूस के द्वारा, चिली के द्वारा, ओमान, अफगानिस्तान। देखो जो ये लासेक खदान है ना, लासेक माइन की बात करें तो इस लासेक माइन की बात हो रही है। लासेक माइन भाई इसमें मिलता है क्या है, तो ये तांबे की खदान है। ठीक है, तांबे की खदान हो जाएगी ये। अच्छा, तांबे की खदान हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, ये किस देश में हो जाएगी, अगर देश की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी ओमान कंट्री में। ठीक है, ओमान कंट्री में हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि ये जो खदान है ना, अगर इसकी बात करें तो इसकी खुदाई की बात करें तो ये 3 साल बाद ओपन हो रही है, यानी कि ये लगभग 30 साल के बाद में इस खान को ओपन किया जा रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ओमान, तो ये कहाँ की हो जाएगी, ये माइन हो जाएगी ओमान की। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को जो है चुना गया है, तो किस अफ्रीकी देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है ना, और इसमें किसे अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, नाइजीरिया को, सोमालिया को, दक्षिण अफ्रीका को, युगांडा को। सबसे पहली बात तो देखो ये यूएनओ का भाग है, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित होता है, और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, या न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि इसके कितने यूएनओ के कितने पार्ट हैं, तो यूएनओ के पार्ट की अगर बात करी जाए तो इसके पार्ट हो जाएंगे 6। इसके कितने अंग हो जाएंगे, 6 अंग हो जाएंगे। इन 6 अंग में से ही एक अंग है इसका यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की इसकी बात करें तो इसमें ना 2 प्रकार से, एक तो है आपके, अगर इसकी बात करें तो इसमें एक तो है स्थायी सदस्य और जिनकी संख्या है 5, और एक जो दूसरे आते हैं वो आते हैं अस्थायी सदस्य, ये आते हैं अस्थायी सदस्य। और अगर अस्थायी की भी बात करूँ ना तो अस्थायी की भी संख्या कितनी है, 5 देश इसमें आते हैं, दोनों में 5-5 आते हैं। ठीक है, और जो स्थायी है इन ये तो स्थायी है, लेकिन जो अस्थायी है इनका जो कार्यकाल होता है ना, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, ये 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अच्छा, स्थायी वाले जो हैं, स्थायी वाले कौन कौन सी कंट्री हैं, एक है यूएसए, ठीक है, नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 आपका रूस है, और नंबर 3 बात करें तो रूस के बाद में आएगा आपका चीन, और इसके बाद में आपका फ्रांस और यूके हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस नंबर 4 पे, नंबर 5 पे हो जाएगा आपका यूके। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हैं जो स्थायी हैं, और अस्थायी कितने, तो पहली बात इंडिया क्या कभी अस्थायी बना है, हाँ इंडिया 8 बार जो है भारत अस्थायी रहा है। ठीक है, भारत इसका सदस्य रहा अस्थायी का। अब दूसरी बात आती है अब कौन कौन है वर्तमान में, तो वही कौन कौन है, एक है सोमालिया, सोमालिया नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा पनामा, तीसरा जो होगा ये हो जाएगा ग्रीस, चौथा हो जाएगा पेरिस,
और जो 5वां हो जाएगा ये हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो 5 देश स्थायी और 5 देश अस्थायी हो जाएंगे। उसने पूछा है कि कौन सा अफ्रीकी देश को चुना गया है अस्थायी के रूप में। तो अफ्रीका में कौन सी कंट्री आ रही है अस्थायी रूप से अगर बात करें तो अफ्रीका की कौन सी कंट्री हो जाएगी, अफ्रीका की कंट्री हो जाएगी सोमालिया, जो मैंने सबसे पहले लिखा है सोमालिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसमें सोमालिया को एंट्री दे दी गई है 2 साल के लिए अस्थायी रूप से। अगला सवाल नंबर 6, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों के ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, क्या नाम है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी HMPV, इसके मामलों में तीव्रता कहाँ पे दर्ज करी गई है, चीन में, जापान में, ब्राज़ील में या फिर इटली में, कहाँ पे दर्ज की गई है। देखो अगर बात करें ना हम यहाँ पे HMPV क्या है, ह्यूमन मेटाम्यूनो वायरस है ना। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो है कि भाई इसका मामला कहाँ सामने आया है, तो इसका मामला देखो आज से नहीं है, बहुत टाइम पहले से है, लेकिन फिलहाल में ये जो बहुत भयंकर रूप लिया है ये अब लिया है और ये हो गया चीन में। ठीक है, अच्छा इसके लक्षण की बात करें तो इस डिजीज़ के लक्षण कौन से हो जाएंगे, जैसे कोविड के लक्षण थे ना, जैसे कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित था, वैसे ही इसके भी अब यहाँ पे सिम्टम्स देख सकते हैं। और ये किसको प्रभावित करेगा, अगर बात करें कि भाई इसका जो प्रभावित अंग हो जाएगा तो ये प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, यानी कि श्वसन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करें कि भाई ये प्रभाव किस पर डालेगा, सबसे ज़्यादा जो ये प्रभाव डालेगा ना, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र जिसका कमज़ोर है, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें अगर ये कमज़ोर है तो इस कमज़ोर वाले व्यक्ति को प्रभावित करेगा। इनमें सबसे ज़्यादा कौन होंगे, बच्चे, क्योंकि बच्चों का जो क्या बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो थोड़ा वीक होता है, और साथ में जो वृद्ध होते हैं इनका भी, ठीक है, वृद्धों का भी, तो इनको प्रभावित करेगा। और इसका पहला मामला बात करें कहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसने जन्म ले लिया है चाइना से। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन मेटाम्यूनो वायरस की बात करें तो ये यहाँ पे आ चुका है। अगला सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में महाभारत वाटिका जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो अगर बात करूँ ना कि जो महाभारत वाटिका है, इस महाभारत वाटिका की बात करी जाए तो ये जो महाभारत वाटिका है ये हो जाएगी हल्द्वानी उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी हल्द्वानी में, और हल्द्वानी उत्तराखंड में हो जाएगी पहली बात तो। अच्छा, महाभारत में जितने भी वर्णित 37 प्रकार की जो चीज़ें हैं ना वो इसमें हैं, तो ये हल्द्वानी में होगी। और 37 चीज़ें कौन सी, ये जो महाभारत में वर्णित थी। ठीक है, महाभारत की बात करूं तो महाभारत में जो वर्णित थी, महाभारत में वर्णित जो 37 चीज़ें हैं वो इसमें शामिल करी गई हैं, यानी कि उनको जो है ना बनाया गया है ना, कॉपीराइट, या मैं कहूँ किस तरीके से उनको डेकोरेट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा रामायण वाटिका कहाँ हो जाएगी, अगर आपसे पूछें कि जो रामायण वाटिका है ये रामायण वाटिका कहाँ हो जाएगी, तो अगर रामायण वाटिका की बात करी जाए तो ये उत्तराखंड में हो जाएगी। और इसमें भी ना उसी तरीके से जैसे चित्रकूट है और साथ में जैसे पंचवटी है, जो और भी वनस्पति है उन सब को जो है, यानी कि उन सब का भी उद्यान बनाया गया है रामायण वाटिका का उत्तराखंड में, और महाभारत वाटिका का भी उत्तराखंड में बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे जैसे ये बनाया गया है कि यहाँ पे जो तीर हैं इनकी सैया पर आप देखेंगे ये जो है हमारे जो महाभारत में थे है ना, तीरों की सैया पर लेटे हुए थे, वैसे ही यहाँ पे भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में भारतीय रेलवे का 69 यानी कि 69वां रेलवे डिवीज़न किसे बनाने की घोषणा करी गई है, सिक्किम को, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, चंडीगढ़ को। रेलवे जोन की बात हो रही है ना।
अगर यहाँ पे बात करें कि जो रेलवे जोन है तो 69 नंबर का रेलवे जोन, और ये बनाने की घोषणा किसे करी है, कहाँ पे, जम्मू में। ठीक है, ये बात करी है हमने जम्मू कश्मीर में। आंसर होगा देखो जम्मू कश्मीर में करी गई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये किस रेलवे जोन में आता है, अगर बात करें नॉर्थ रेलवे जोन की, तो जो नॉर्थ रेलवे जोन है इसकी बात करें तो नॉर्थ रेलवे जोन सबसे बड़ा रेलवे जोन हो जाएगा इंडिया का, ये सबसे बड़ा रेलवे जोन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो रेलवे जोन है इंडिया में टोटल कितने रेलवे जोन है, इंडिया में जो है टोटल कितने रेलवे जोन हो जाएंगे, तो यहाँ पे इंडिया में 18 रेलवे जोन हो जाएंगे, और इन 18 में ना मेट्रो रेलवे जोन शामिल है। तो जो ये मेट्रो रेलवे जोन शामिल है, तो ये मेट्रो रेलवे जोन कौन सा हो जाएगा, तो ये ना आपका कोलकाता हो जाएगा जो इसमें शामिल है। कौन सा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरी बात आती है कि पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क में हमारा स्थान कौन सा है, तो पूरी वर्ल्ड में अगर बात करें कि पूरे वर्ल्ड में रेलवे नेटवर्क की बात करें तो रेलवे नेटवर्क में इंडिया का जो स्थान है, सबसे पहला जो रेलवे नेटवर्क है सबसे बड़ा वो है यूएसए का। ठीक है, यूएसए का सबसे बड़ा है। इसके बाद में जो दूसरा आता है यूएसए के बाद में वो आता है रूस का, सॉरी चीन का, फिर आता है रूस का, और 4th नंबर पर आता है भारत का रेलवे नेटवर्क, है ना। तो ये हमारा 4th नंबर पे आता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुंबई इज द, यहाँ पे कह रहा है कि मुंबई इज द 69 रेलवे डिवीजन ऑफ द इंडिया रेलवे, है ना। चलिए, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पादन मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, उड़ीसा बना है, झारखंड है, केरल है, छत्तीसगढ़ है। तो ये कौन सा राज्य बना है, देखो ये राज्य बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, बात करना है ग्रीन जीडीपी मॉडल। ये जो ग्रीन जीडीपी मॉडल है, अगर इसकी बात करूँ कि ग्रीन जीडीपी मॉडल जो है अगर इसकी बात करी जाए तो ग्रीन जीडीपी मॉडल, ये पहली बात तो भैया पहला है जो कह सकते हैं कि पहला है जो भारत का राज्य है, पहला बनाया गया है। और जो भारतीय राज्य है ना जिसका नाम है छत्तीसगढ़, जिसका नाम है छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया गया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो है किस पर काम करेगा, वन और जो परितंत्र हैं, वन और जो परितंत्र हैं इनकी बात करें तो इन्हें इसने कहा कि भैया ये आर्थिक ढांचा है हमारे लिए। आर्थिक ढांचे की बात करें तो आर्थिक ढांचा कैसे है, तो इन्होंने कहा है क्योंकि भैया ये जो है हमारा अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, ठीक है, अच्छी हवा देते हैं, अच्छी ऊर्जा इनसे हमें मिलती है, साथ में प्रदूषण भी कम होता है। ठीक है, और कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन सिंक का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जीडीपी जो है यहाँ पे एनुअल रियल टीम्स। अगला और आज का अंतिम सवाल नंबर 10 है, हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले, अपनी सेना को जो जानो, ये जो मेला है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका उद्घाटन हुआ है आपका तेलंगाना में हुआ है। कहाँ हुआ है, तेलंगाना। जो अपनी सेना है इसको जानो यानी कि नो योर आर्मी। अगर इसकी बात करूँ नो योर आर्मी की, तो पहली चीज़ तो ये आती है कि भाई ये जो है इसको शुरू किसने किया है ना, इसको शुरू कहाँ किया गया है, पहली चीज तो इसको शुरू किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पे, तेलंगाना में। दूसरी बात है कि तेलंगाना में तो शुरू किया गया है, लेकिन करा इसको कहाँ पर है,
हैदराबाद के पास गोलकुंडा जिले में, ठीक है, जहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था, गोलकुंडा जिले की बात करें यहाँ पे। दूसरी बात है कि भाई ये शुरू जो करा है किसके द्वारा या किसने इसको शुरू किया है, तो ये वहाँ के जो गवर्नर हैं, तेलंगाना के जो गवर्नर हैं, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने इसको शुरू किया है यहाँ के राज्यपाल ने, विष्णुदेव शर्मा ने। किसने? ये विष्णुदेव शर्मा की बात करें, इन्होंने शुरू किया है। सीएम कौन हो जाएंगे यहाँ के? रेवंत रेड्डी, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे आप। चलिए, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक में चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।